वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और हुकूमत के जो ताल्लुकात हैं, और लग रहा है कि हुकूमत जो है वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि जो शरीफ ख़ानदान के गिर्द अकाउंटेबिलिटी का घेरा है वो तंग होता चला नज़र आ रहा है। आज ही हुकूमत की तरफ से ये ऐलान आया है कि जो हुदैबिया केस है उसको दोबारा खोलने के लिए नए सिरे से तफ्तीश जो है वो होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी उस पर रद्द अमल आया है। उन्होंने फ़ौरन मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से ये बयान सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के नीचे जो ये हुदैबिया पेपर मिल्स का केस था इसको बंद किया गया। ये नया मामला जो है, लगता है कि ये जो फैसला हुकूमत ने किया है इसका ताल्लुक गुज़िश्ता हफ्ते की जो डेवलपमेंट से है वो उनसे है, और वो ये है कि गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को इलाज के लिए 8 हफ्तों के लिए बाहर जाने की इजाज़त मिली, मगर हुकूमत इस जो थी वो साफ जाहिर था कि इस अदालत के फैसले से खुश नहीं थी। पहले वफाकी वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी साहब ने इस अदालती फैसले को हैरान कुन कहा और हुकूमत के लिए नाकाबिले कबूल कहा, और फिर ये भी सवाल उठाया कि आखिर इन्हीं की गारंटी को अदालत कैसे मान सकती है जब नवाज शरीफ साहब के लिए भी इन्होंने ही गारंटी दी। हफ्ते के रोज़ शहबाज शरीफ साहब जब एयरपोर्ट पहुँचे, लाहौर एयरपोर्ट, तो उनको मुतल्लिका हुक्काम ने ये कह के रोक दिया कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट पर था, और उनका नाम इस लिस्ट से निकालने के लिए अभी तक उनको कुछ तहरीरी अहकामात जो थे वो मौसूल नहीं हुए थे, और इसलिए शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन फिर चंद घंटों के बाद अचानक जो हुकूमती मौक़िफ़ था उसमें एक तब्दीली भी नज़र आई, जब मुशीर दाखिला शहजाद अकबर साहब ने यह ऐलान किया कि शहबाज शरीफ साहब का जो नाम था वो प्रोविजनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट पे था, जिसके तहत वजारत दाखिला जो है किसी भी मुसाफिर को बैरून मुल्क जाने से रोक सकती है, और उनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं था। इसके साथ साथ हुकूमत ने इस अदालती फैसले को चैलेंज करने का भी इशारा दिया। दूसरी तरफ जो एक और बहुत अहम इशू है वो ये है कि ईद उल फितर की छुट्टियों के साथ ही मुल्क के अंदर दोबारा लॉकडाउन जो है उसका निफास हो गया है, और तमाम कारोबारी, समाजी और जो दीगर सरगर्मियां हैं उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। NCOC ने SOPs के ऊपर अमल दरामद के हवाले से अदम एतमाद का ऐलान किया है और सूबों को सख्ती के साथ पाबंदी का कहा है, और तालीमी इदारे भी जो हैं उनको भी बंद करने का फैसला किया गया है। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद महमूद साहब, ये वफाकी वज़ीर तालीम है। वेलकम टू द शो सर। जी शफकत साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आज क्या ईद की छुट्टियों में भी आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता? मुल्क में लॉकडाउन है, कोरोना के नंबर जो है वो हमें डरा रहे हैं, दूसरी तरफ हम भारत की सूरत हाल देखते हैं और हमारा डर जो है वो निकल जाता है, और आप लोग हुदैबिया को लेके और अकाउंटेबिलिटी के उस ऑब्सेशन से ही नहीं निकल रहे। सर क्या मामला है? देखिए, दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इसमें जहन में रखनी। पहली तो ये है कि जो इस गरीब कौम को जो लूटता है ना, तो वो इतना बड़ा घिनौना जुर्म करता है कि मेरा ख्याल है कि उसके लिए छुट्टियां या ना छुट्टियां जो है वो कोई इशू नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इस गरीब कौम के साथ ज्यादती हुई है। दूसरा ये है कि जो हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है, एक्चुअली ये जो एक लिहाज से आप कहें कि इब्तदा थी उन कार्रवाइयों की और वो मनी लॉन्ड्रिंग की और वो जो लूट मार को छुपाने का जो बाद में तरीका आया वो शुरू यहाँ से हुआ। देखिए, बात यह है कि बड़ा जो प्रॉब्लम होता है करप्ट लोगों के लिए, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि पैसे तो आ जाते हैं, अब पैसों को वो छुपाएं कैसे? तो उसका छुपाने का एक बड़ा आसान तरीका जो उन्होंने निकाला है वो ये है कि या हुंडी के जरिए या कोई बेनामी किसी अकाउंट्स के जरिए पैसे पाकिस्तानी पैसे बाहर भिजवाओ। और बाहर से इन्होंने एक लॉ पास किया, सेक्शन 111 दिया, इनकम, मेरा ख्याल शायद इनकम टैक्स एक्ट का था, और उसमें ये कहा कि जो बाहर से पैसे आएंगे जो वापस आती हैं उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, सो इन अदर वर्ड्स कि अगर किसी ने अरबों रुपया कमाया है और वो उसको मुख्तलिफ ट्रांचेस में, मतलब 1 2 इकट्ठा नहीं लेकिन अलग अलग करके अगर हुंडी के जरिए या किसी बेनामी अकाउंट्स के जरिए बाहर भेज देता है और फिर वो डॉलर की सूरत में वापस आता है
या उसका कोई हिस्सा वापस आता है, तो ये एक चीज जो है वो तरीका होता है पैसे को छुपाने का। सो हुदैबिया जो था वो पहला था, और उसके अंदर बेचारे ऐसी एक काजी फैमिली थी वहां पे लंदन में, उसको इस्तेमाल किया गया। आप बिल्कुल सही करिए, माफ करिएगा मैं आपकी यहाँ बात काट रही हूँ, बट सर इसके ऊपर हाई कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने इस केस को बंद किया, उसके बाद पैनमा के बाद ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया। अब इतने सालों के बाद सर अगर आप ये केस खोल भी लेते हैं तो आपको ये, आप लोग हुकूमत में कहीं ये बहस नहीं होती कि इस तरह तो सर फिर कभी कोई मामला खत्म नहीं होगा? कल को कोई जो है वो वजीर आजम इमरान खान साहब के बारे में वो बनीगाला वाला केस दोबारा खड़ा कर देगा, 62, 63 के सवाल उठा देगा। यू हैव टू लेट अ मैटर रेस्ट एट सम स्टेज सर। नहीं, देखिए बात यह है कि लीगल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में आई एम नॉट ए लॉयर, मुझे को बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इतना बड़ा जो जुर्म किया गया और इतने ज्यादा लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, तो उसके कुछ पहलू ऐसे होंगे जो अभी तक एडजुडिकेट नहीं हुए। जो तो एडजुडिकेट हो चुके हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो चुके हैं, ऑब्वियसली वो तो नहीं खुल सकते, लेकिन जो एडजुडिकेट नहीं हुए, जिन पे कोई तो पीछे क्या रह गया का फैसला जी जी तो वो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आ गया ना, उन्होंने मना। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, अगर तो किसी चीज पे मना है तो वो जो मने वाला चीज है वो तो मना ही रहेगी, लेकिन उसके एस्पेक्ट्स जो है, हर ये इतना बड़ा केस था और इसके अंदर इतने लोग इन्वॉल्व थे, यहाँ से भेजने वाले भी जाली थे, आगे रिसीट करने वाले भी। ये इसहाक डार की जो कारस्तानियां हैं ये इब्तदा हुदैबिया से हुई थी, तो ये मुझे नहीं पता कि उसका सारे केस को खोल रहे, मेरा नहीं ख्याल ऐसा मुमकिन है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं खोलना, लेकिन मेरा ख्याल शायद गालिबन काजी फैज ईसा साहब ने फैसला दिया था, तो जी बिल्कुल। लेकिन जी लेकिन अगर उसके एस्पेक्ट्स हैं और ये बड़ा घिनौना केस है, और अगर उसके एस्पेक्ट्स हैं जो कि लीगली परमिसिबल हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी सर। और अगर इससे ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, जैसे मैं फिर आपसे पूछूंगी, इमरान खान साहब वाला बनीगाला का केस दोबारा खुल जाता है, आर्टिकल 62, 63 वाला जो एक इशू है वो फिर खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि अब तो आप प्रेसिडेंट सेट करें कि सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ जाए तो उसके बाद कोई ना कोई छोटी सी खिड़की खोल के, दरवाजा खोल के, जैसे आप कह रहे हैं, कोई ऐसा एस्पेक्ट हो जिसके ऊपर दरवाजा सुप्रीम कोर्ट ने बंद ना किया हो, तो आप केस को रेजरेक्ट करेंगे, तो सर कल को आपके साथ भी यही होगा? नहीं, देखिए मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तो कोई ऐसी चीज है जिसपे हतमी फैसला आ चुका है तो वो तो नेचुरली बंद है, उसको तो नहीं खोला जाएगा, और अदरवाइज तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। सो लेकिन क्योंकि मुझे इसका हमारे जो वकला हैं उनका आपस में कोई मशवरा हो रहा होगा, मैं उस पर प्रिवी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बात तो मुसलमा है कि ये जो इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है उसका ये एक बहुत अहम केस था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी थी, और जिसके ऊपर तो बड़े बीबीसी की फिल्में बनी, फ्रॉम ग्वाल मंडी टू पता नहीं पार्क लेन, और क्या क्या उसके अंदर आया, और उसमें साग डार की इन्वॉल्वमेंट और बाकी चीजें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर जो उसकी जो चीजें एडजुडिकेट हो चुकी हैं वही होंगी, वो कोई और भी हो सकती है। और बाय द वे आप बार बार बनीगाला के केस के कह रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज है तो मेरा ख्याल है तो एक आम शहरी भी पाकिस्तान का दरख्वास्त दे सकता है कि नहीं ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर एडजुडिकेशन नहीं, वो तो उस केस के अंदर तो सारे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये कहा था कि इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, और ये बिल्कुल जेन्युइन मनी ट्रेल जो थी नजर आई थी। इनका प्रॉब्लम ये है कि वो मनी ट्रेल नहीं होती, ये सिर्फ लूट मार करके भिजवाते हैं बाहर, कुछ सब वापस मंगवा लेते। ये जो शहबाज शरीफ के केस है, शहबाज शरीफ का केस है क्या? शहबाज शरीफ के 24 मिलियन डॉलर। बट ये भी तो होता है ना कि आप लोग, माफ करिएगा दोबारा आपकी बात काटी हूँ, बट सर मसला ये है कि अब 2.5-3 साल तकरीबन होने को आए, इतने केसेस बने शरीफ फैमिली पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दूसरे लीडर्स पर,
कोई भी जो केस है जिसको वो कहते हैं ना, आप लोग लॉजिकल कंक्लूजन पे हुकूमत या नैब नहीं पहुंचा पाई। और अब ये लग रहा है कि आप लोग जब इस तरह के इक़दामात करते हैं कि पुराने केसेस जो हैं अब आप उनको खोल रहे हैं, तो अब इसके ऊपर आप पे तनकीद आएगी और शायद थोड़ा उस तनकीद में मेरिट भी होगा कि आप लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि अब आप जो पुराने केसेस हैं जो सबके ख्याल में डन एंड डस्टेड थे, आप उनको भी दोबारा खोल रहे हैं कि साफ पानी में, आशियाना में किसी में आप शहबाज शरीफ साहब को पकड़ नहीं सके तो आपने पहले उनको मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया। अब आप हुदैबिया केस जो सबके ख्याल में खत्म हो चुका था, आप उसको भी रीओपन कर रहे हैं। सर, आपकी डेस्परेशन थोड़ी सी हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन ही जाहिर हो रही है। जरा गुजारिश सुन लेना। बात यह है कि इस मुल्क का एक अजीब ट्रेजेडी है कि जो तो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, मुतवस्सित तबके लोग हैं, उनसे कोई क्राइम हो जाए वो जेलों में पड़े रहते हैं, सारा साल पड़े रहते हैं। ये जो अमीर लोग, ये जो लीडर जो हैं लूट मार करते हैं, तमाशा लगाते हैं। और हमारा जो लीगल सिस्टम है, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने 1 अरब रुपया खाया, जहांगीर तरीन साहब और सारे शुगर बैरन्स भी तो बाहर है ना। नहीं, जरा मेरी सुन तो लेना, तो आपकी राय मुकद्दम, लेकिन मेरी बात भी सुन लें कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि लीगल सिस्टम जो हमारा है और हमारे जो वकला और वो जो गवर्नमेंट के जो असिस्ट करते हैं या प्रोसिक्यूटर हैं या बाकी हैं, उनका मुकाबला नहीं है इनसे। वो बेचारा कोई 2 लाख तनख्वाह ले रहा है, कोई 3 लाख तनख्वाह ले रहा है। यहाँ पे वकील आते हैं जो 10-10 करोड़ रुपया लेके आते हैं। ये लोग अगर 1 अरब रुपया 2 अरब कमाते हैं तो उसमें से 20-40 करोड़ अपनी दिफा के लिए रख लेते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि मीडिया और आपसे मेरी यही गुजारिश होगी कि आप जरा अंदाजा लगाएं कि मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ के पास $24 मिलियन बाहर से कैसे आया, और उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है बाहर, कुछ नहीं डिक्लेयर किया उसने। और ये तो मनी ट्रेल भी मौजूद है कि आया कैसे, बीवी के लिए एक बीवी के लिए घर खरीदे गए, दूसरी बेगम के जरिए घर बनाए गए, मतलब कि नजर आ रहा है सब कुछ। लेकिन बदकिस्मती है सर, अगर आपसे नहीं प्रूव हो रहा तो फिर मीडिया के ऊपर आप क्या ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं ना सर। 3 साल में आप कुछ भी ना कर पाए। पाकिस्तानी एक और केस खोलने से क्या होगा? बतौर, मैं आपको ये नहीं कह रहा बतौर मीडिया, मैं आपको कह रहा हूँ बतौर पाकिस्तानी कि आपको भी उतने दुख पहुंचना चाहिए, और आई एम श्योर पहुंचा है। और जो कि हमारे मुल्क के साथ हुआ क्या है, लोगों ने किया है हमारे मुल्क के साथ। बिल्कुल सही सर। और फिर उनके पास नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उससे वापस आएंगे तो हम शफकत महमूद साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे और हम उनसे बात करेंगे जो तालीमी इदारों को एक दफे फिर बंद किया गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शफकत महमूद साहब से, वफाकी वज़ीर तालीम। सियासत पे तो हमने उनसे बहस कर ली, अब हम थोड़े से संजीदा सवाल कोरोना वायरस के हवाले से भी पूछेंगे। सर, तालीमी इदारों को बंद रखने के मुश्किल फ़ैसले आपको 1 से ज़्यादा मरतबा करने पड़े हैं। एक्सटेंड कर दिया है आपने 26 मई तक। अगेन आपको लग रहा है कि 26 मई तक जो सूरत हाल है उसमें इतनी बेहतरी आएगी कि स्कूल खुलेंगे, और शुड वी एक्सपेक्ट कि ये 26 मई को भी कोई ख़ास बेहतर फैसला नहीं होगा और तालीमी इदारे बंद ही रह सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है शायद 23 मई तक है, लेकिन बात यह है आरफा कि बहुत मुश्किल वक्त है डिसीजन मेकर्स के लिए। 1 साल हो गया है, इवॉल्विंग सिचुएशन होती है, फैसला करना पड़ता है कि ये करें ये ना करें। जब करते हैं तो सिचुएशन फौरी तौर पे चेंज हो जाती है। सो इट्स ए डिफ़िकल्ट टाइम, और कोई आसान डिसीजन मेकिंग नहीं है। हमने पहले स्कूल बंद किए, 6-7 महीने स्कूल बंद रहे, सितंबर में खोले, उसके बाद फिर नवंबर में बंद करने पड़े, उसके बाद हमने दोबारा खोले, फिर अप्रैल में आके बंद करने पड़े। और अब हमारी ख्वाहिश तो है कि और उसमें तालीम का बड़ा हर्ज हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, और इश्यूज बहुत सारे उठे, एग्जामिनेशन के इशू उठे, और अब आगे भी। सो देखें, प्रॉब्लम ये है कि हमने जो इवॉल्विंग सिचुएशन जो है उसके मुताबिक फैसले करने हैं, लेकिन सिचुएशन चेंज भी हो जाती है। तो अभी तो सूरत हाल ये है कि 23 मई तक बंद किए गए हैं, और 18 तारीख को हमारी मीटिंग है। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जो भी हम फैसला करते हैं, जो भी फैसला, आपको पता है कि स्कूल एजुकेशन तो वैसे भी प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, वो हम मुशावरत से करते हैं। सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स
और कई दफ़ा हेल्थ मिनिस्टर्स बैठ जाते हैं और बैठ के मुतफिका फैसले करते हैं। तो इंशाल्लाह 18 तारीख को दोबारा हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके फिर फैसला करेंगे कि आगे हमें क्या नज़र आए। उम्मीद है कि वो थोड़ी थोड़ी उम्मीद नज़र आनी शुरू हुई है कि कुछ रिकवरीज जो हैं वो इन्फेक्शन से ज़्यादा हैं और कुछ इन्फेक्शन रेशोज भी कम हो रहे हैं। तो अल्लाह करेगा कम हो जाएं और इंशाल्लाह ड्रॉप जो है या इतनी कमी जो है वो इतनी स्लो है कि आपको क्या ये खदशा नहीं है कि अगर आपने तालीमी इदारे ये 23 को या 26 को खोल दिए तो उसके बाद ये रेट जो है ये दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा? देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि अभी तक तो हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया और यकीनन सेहत जो है वो एक क्या वो बड़ा मेजर इंडिकेटर तो सेहत है, और जो हमें हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री या हमारे जो सेहत के वज़रा हैं जो हमें कहेंगे वो तो एक लिहाज से उन फाइनल फैसला तो उनका होता है फ्रॉम ए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एजुकेशन का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो इसलिए अगर हमने महसूस किया कि ट्रेजेक्ट्री नीचे जा रही है, अगर हमने महसूस किया कि 5% से नीचे चली गई है या 5% के इर्द गिर्द है, तो फिर हमारी ख्वाहिश, एजुकेशन मिनिस्टर्स की तो ख्वाहिश होगी कि स्कूल्स खोलें और जो एक गर्मियों की छुट्टियों को भी कम कर दें ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो जारी जा सके। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और पहले ही हमारे 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं। जी, मैं सिर्फ एक जुमला मुकम्मल कर रहा हूँ। पहले भी 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पहले भी 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल में नहीं हैं। तो अगर मजीद बंदिश रही तो इस तादाद में इजाफा हो सकता है। सर, इम्तिहानात के हवाले से भी बहुत तनकीद हुई, आपको 1-2 मरतबा फैसले भी तब्दील करने पड़े। डू यू थिंक जब आपने डिले किए थे कुछ इम्तहानात तो उसके ऊपर भी स्कूल्स की तरफ से बहुत तनकीद आई। उन्होंने कहा कि ये जो आपने डिले किए हैं ये सितंबर में भी सूरत हाल बेहतर अगर ना हुई या नवंबर में तो फिर बच्चों का 1 साल भी ज़ाया हो सकता है। देखिए आरफा, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें तो रिपोर्ट्स और मशवरा जो है वो सालों का मुतफिका होता है, लेकिन एज ए स्पोक्स पर्सन ऑब्वियसली एज ए फेडरल मिनिस्टर मेरी जिम्मेदारी है। जब हमने हेल्थ का सिचुएशन एकदम अप्रैल में ख़राब होनी शुरू हुई, और जब ख़राब होनी शुरू हुई तो फिर हमने महसूस किया कि तालीमी इदारे तो बंद हैं ही, उनको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए, और साथ हमने ये भी फ़ैसला किया कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो मुलतवी कर दी जाए, कुल्लुहुम मुलतवी कर दिए जाए। उसमें अब कुछ इशू ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हमारे इस फैसले से नहीं है, वो कैम्ब्रिज से ताल्लुक है, यानी कि उनके एग्ज़ाम के साइकिल या अक्टूबर नवंबर होता है या उनका एग्ज़ाम साइकिल जो है वो मई जून में होता है। बड़ा रेयर है, मुझे तो नहीं पता कि वो स्पेशल एग्ज़ाम्स भी कभी कंडक्ट करें, ऑल्दो उम्मीद है कि इस दफ़ा वो कंसिडर करेंगे इस चीज़ को। लेकिन बेसिक बात ये है कि हमने एग्ज़ाम कैंसिल किए, फिर A2 जो फाइनल ईयर है उसकी तरफ से ये प्रॉब्लम आया कि जो A2 के बच्चे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उनकी एडमिशन हो गई है और उनको अगर एग्ज़ाम ना दिया तो फिर उनका प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी तरह जो बाकी बच्चे थे वो तो अक्टूबर नवंबर में, फिर हमने यूनिवर्सिटी से रब्ता किया। सो ये बड़े मुख्तलिफ फैसले करने पड़े। सो A2 का एग्ज़ाम तो हमने अलाउ कर दिया फॉर दो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो अभी ले लें ताकि उन्होंने बाहर जाना है, अदरवाइज सारे एग्ज़ाम मुलतवी हैं। बाकी आपने कहा कि जी सितंबर अक्टूबर में क्या होगा, मैं क्या कह सकता हूँ कि सितंबर अक्टूबर में क्या होगा। इसके बाद अभी जून के बाद, जून 15 के बाद अगर हालात बेहतर हुए तो FA FSC का भी इम्तिहान होना है जो कि 50 लाख बच्चे हैं। कैम्ब्रिज के तो अबाउट 90,000 90,000 है, 50 लाख बच्चे हैं, उनके भी इम्तिहान होने हैं। 9, 10, 11, 12 सारों के एग्ज़ाम होने हैं, कैसे होंगे, उसको कैसे स्पेसिंग करेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैसले हम साथ साथ मुशावरत से कर रहे हैं, लेकिन हालात जब चेंज हो जाते हैं तो फिर उसके मुताबिक फैसलों को भी तब्दील करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाक सऊदी ताल्लुकात पे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का जो हालिया दौरा है सऊदी अरेबिया का, जिसको एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस दौरे के दौरान एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल भी दोनों ममालिक के दरमियान कायम की गई है और MOUs भी साइन किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत कामयाब दौरा है, मगर क्या जो पिछले 2019 के बाद हमने ताल्लुकात के अंदर एक कूलनेस देखी थी कोलालंपुर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, या OIC के ऊपर जो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने कर्जे भी पाकिस्तान से वापस लिए थे जो चाइना की मदद से अदा किए गए, क्या अब वो ताल्लुकात फिर से बेहतर हो गए हैं? जो एक परेशानी की बात थी या तनकीद हो रही थी कि हुकूमत ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से कुछ ठीक नहीं रख पाई, वो उसकी अब मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं है। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद अमीन साहब, साबिक सफ़ीर बराए सऊदी अरब। वेलकम टू द शो सर। जी शाहिद साहब, सर आप किस तरह देख रहे हैं इस दौरे को, जो पिछले दिनों में बहुत बात हो रही थी, जिक्र हो रहा था कि ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान शायद इतने गर्म जोश अच्छे नहीं रहे जैसे माजी में थे। डू यू थिंक दिस विजिट हैज़ मेड अ डिफरेंस सर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये कामयाब दौरा था और इसके मस्बत नताइज आए हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के हमेशा से बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं। इसमें ना सिर्फ वो जज्बात और मजहबी जज्बात की बात है, बल्कि जो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हैं, इकनॉमिक फैक्टर्स हैं। आपको अंदाज़ा है कि वहाँ पे सऊदी अरब ने जितनी हमारी इक़्तिसादी इमदाद ओवर द ईयर्स की है, किसी और इस्लामी मुल्क ने नहीं की है। जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और 98 में तो हमारी एड सारी रुक गई थी। उस वक्त सऊदी अरब ने 3 साल तक आपको ऑयल विदाउट कॉस्ट दिया था। और उसके अलावा हमारे वहाँ 20 लाख 25 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जिनकी रेमिटेंसेज जो हैं, दुनिया भर में जितने मुल्कों से रेमिटेंसेज आती हैं उनमें सर फहरिस्त सऊदी अरब की रेमिटेंसेज हैं। फिर तजारत के लिहाज से भी वो बहुत अहम है। और फिर ये कि स्ट्रेटेजिक इशूज़ पे हमेशा वो हमारे साथ रहा है, चाहे वो अफगान जिहाद था या अब भी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या और दीगर मामलात में। तो इस दोनों मुल्कों में एक बड़ी कुर्बत रही थी बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। और इसका एक क्विड प्रो को जो लोग अक्सर फरामोश करते हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सालों से एक गारंटी दी हुई है कि अगर आपकी सिक्योरिटी को कोई ख़तरा हुआ तो पाकिस्तान आपकी भरपूर हिमायत करेगा, जिसमें फ़ौज को भेजना भी शामिल है। ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी गारंटी है जो मैं इनके बड़े अहम प्रिंस हैं, प्रिंस तुर्की अल फैसल, उन्होंने कहा ऐसी सर बट इन सब बातों के बावजूद पिछले एक साल के अंदर हमने बहुत से लोगों ने ये बात भी की और कुछ हुक्मरानों के रवैये या उनकी स्टेटमेंट से भी कहा कि मसाइल कुछ हैं ताल्लुकात के अंदर, अब वो गर्मजोशी नहीं रही जो पहले नजर आती थी। यू थिंक दैट वाज जस्ट अ हिकअप? नहीं, उसकी भी वजूहात थी। मसला ये हुआ है कि पिछले 4-5 साल से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के वर्चुअल रूलर हो गए हैं। तो उन्हें को तो क्राउन प्रिंस हैं, लेकिन हर चीज़ में उनका अमल दखल है। और उन्होंने कुछ खारजा पॉलिसी में कोई नए किस्म के इनिशिएटिव लिए जिसमें हम उनका साथ नहीं दे सकते थे। और ये सिलसिला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ज़माने से शुरू हुआ, जब सऊदी अरब ने यमन में मुदाखलत की और हम अस्यूम कर लिया कि पाकिस्तान फौजी इमदाद देगा इस सिलसिले में, यानी हम यमन की खाना जंगी में मुलव्वस हो जाएंगे, जो बिल्कुल उनका एक गलत मफरूज़ा था। हमने कभी ऐसा गारंटी नहीं दी कि सऊदी अरब किसी और मुल्क पे चढ़ाई करे और पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ दे। हमारी गारंटी ये है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला हुआ तब हम आपकी हिमायत करेंगे। तो उनका मफरूज़ा गलत था। फिर उन्होंने कतर के साथ बिगाड़ की, हमने कतर के साथ ताल्लुकात को बहाल रखा क्योंकि कतर भी हमारे लिए बहुत अहम है। ईरान के साथ उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन किया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो हमारा पड़ोसी है, पुराना दोस्त है वगैरह वगैरह। और स्ट्रेटेजिकली इंडिया एक तरफ हमारा मुखालिफ बैठा है, अगर ईरान भी हमारा मुखालिफ बैठ गया तो हम तो एक पिंसर मूवमेंट में फंस जाएंगे। तो इसलिए हम ईरान के साथ अपना ताल्लुकात को बिगाड़ नहीं सकते थे। तो ये हमारे कंसर्न थे और जो सऊदीज़ को नापसंद आए उन्होंने इस सिलसिले में नागवारी का इजहार भी किया। बल्कि UAE के फॉरेन मिनिस्टर ने तो पाकिस्तान को बाकायदा थ्रेटन किया था कि पाकिस्तान को उसका सबक हम सिखाएंगे। अच्छा, फिर वो कुआलालंपुर समिट की बात हुई जिसका आपने जिक्र किया। तो दूसरी तरफ हमें उनसे शिकायत ये थी कि कश्मीर में हिंदुस्तान ने क्या पिछले एक साल में क्या क्या किया है। वो कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है, गैर आइनी गैर कानूनी बातें कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने इस सिलसिले में कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं दिया। हम चाहते थे OIC की मीटिंग हो कश्मीर पे, सऊदी अरब उसके लिए तैयार नहीं हुआ। ये हमारी शिकायत थी।
तो गोया कि गलतफहमी अगर हुई है तो उसकी कोई बुनियाद थी, ये बैठे बिठाई की गलतफहमी नहीं थी। लेकिन अब मेरे ख्याल में हुआ ये है कि सऊदी अरब में खुद एहसास हुआ इस बात का कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो नाकाम हुई है। यमन में नाकाम हुई, कतर में नाकाम हुई, ईरान के साथ भी नाकाम इस लिहाज से हुई कि उनका बड़ा इन्हिसार अमेरिका पे था, प्रेसिडेंट ट्रंप पर था, जो उनके बड़े जोर शोर के हामी थे। बाइडन साहब ने आन के एक लिहाज से नजरें फेर ली हैं सऊदी अरब से। ईरान के साथ बाइडन जो चाहते हैं कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर दोबारा गौर किया जाए। इन हालात में जब सऊदी अरब ने देखा कि अमेरिका ने तो हमारा साथ देना छोड़ दिया है, तब उन्हें अपना पुराना दोस्त पाकिस्तान याद आया और हमारी तरफ वापस आए। लेकिन बहरहाल ये चीज़ दोनों मुल्कों के हक में है। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों मुल्क जो है आपस में पूरा ताउन करें और आइंदा आने वक्त में ये ताउन जो है मजीद इजाफा हो उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कराची की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे बहरिया टाउन कराची का और उसके हवाले से एक जो वाक़या सामने आया है। 2 रोज़ कबल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरिया टाउन कराची की जो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी गार्ड्स थे और सादा कपड़ों में मुलव्वस लोग, उन्होंने एक गोट के इलाके की जो ज़रई ज़मीन थी उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। जवाब के अंदर जो मुकामी देहाती और रिहायशी थे उन्होंने मुज़ाहिमत की, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे और बाकी लोग थे उनकी तरफ से हवाई फायरिंग की गई। FIR भी दर्ज हुई है इस वाक़े की, जिसके अंदर ये भी कहा गया है कि उन देहातियों को अगवा करने की भी कोशिश की गई है। ये रिपोर्ट जब सामने आई तो जो असिस्टेंट कमिश्नर गडाप टाउन थे उनको मुअत्तल भी किया गया है इस हवाले से। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौहीद, एक अर्बन प्लानर और सिटी अर्बन लैब से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो सर। जी तौहीद साहब, ये क्या वाक़या था, कुछ तफसीलात हैं आपके पास जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी अरफा, ये वाक़या पहली चीज़ बात तो मैं आपको बता दूं, ये पहला वाक़या नहीं है। ये 2014 के बाद से मुतवातर ये वाक़यात होते रहे हैं। बहरिया टाउन जिस जगह लोकेट करता है, यहाँ पे तकरीबन 45 से ज़्यादा देहात मौजूद थे, छोटे बड़े, जिसमें मजमूई तौर पर 7 बड़े गोट थे। तो अब तकरीबन इस वक्त जो हमें नज़र आता है वो 2 से 3 गोट बाकी रह गए, बाकी तमाम तो साफ़ हो गए। वो कहाँ गए लोग, किस तरह बेदखल हुए, उनके साथ क्या मामला हुए, ये सब चीज़ें किसी वक्त में हाईलाइट ही नहीं हो सकी। तो अभी इस वक्त जो है वो 3 से 4 गोट ऐसे हैं और कुछ ज़मीनें हैं जो कि इस वक्त इनके टारगेट पर हैं और ये चाह रहे हैं कि इसको खाली कराकर जो है वो अपनी जो कह लें नई सड़कें बनाना और दीगर जो इनके बहरिया टाउन के तामीरात काम है ये वो करवा सकें। तो इसी सिलसिले में हमें नज़र आया कि पिछले हफ्ते में जो है वो बहुत जो है ठीक ठाक किस्म का जो है जिसे हम कहते हैं जबरो इस्तेहसाल, जो कि गरीब आबादी के साथ में वो मामलात किए गए। और मैं फिर बताता चलूँ कि अगर हम सिर्फ 2000 में देखें तो समझ लें अक्टूबर में एक दफ़ा इसी तरह के वाक़यात हुए थे। फिर उसके बाद में इससे पहले अगर हम जाएँ तो अप्रैल में भी इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आए हैं। ये 2-3 गोट के लोग हैं जो मुज़ाहमत ज़्यादा कर रहे हैं कह लें तो थोड़ा सा, जिसमें फैज़ मोहम्मद कबूल गोट जो बहुत मशहूर रहा है, इसके अलावा अपना कमाल खान जोखियों वाली ज़मीनें हैं, इसके अलावा नूर मोहम्मद गोट है, ये जो है ये ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरफ से आ रही है, जिसकी वजह से हमें नज़र आता है कि अभी इस वक्त तक जो है वो सिलसिला कोई जो है किसी एक जानिब नहीं हुआ है। सर तो ये बताइएगा कि क्या इंतज़ामिया जो है, और वो जो ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि पुलिस भी जो थी वो सिक्योरिटी फोर्स गार्ड्स के साथ इस फायरिंग के या तशद्दुद के मामले में इन्वॉल्व थी, इस बात में किस हद तक सदाकत है? देखिए, मेरी जो बात हुई है वहाँ पे हफीज़ बलोच साहब होते हैं, जो जिनका ताल्लुक जो है वो इंडिजिनस राइट अलायंस से है, हमारे दोस्त हैं, हमसे राब्ते में रहते हैं। इसके अलावा हफीज़ बलोच साहब जो है कराची बचाओ तहरीक के भी जो है वो किसान कारकुन हैं और बहुत एक्टिव हैं। उनसे मेरा राब्ता रहा है पिछले हफ्ते में, और उन्होंने ये बताया कि जी बिल्कुल इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर जो है, इंतज़ामिया से मुराद पुलिस, ज़िले कमिश्नर, टप्पेदार और दीगर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो है बहरिया टाउन की इंतज़ामिया के साथ मौजूद हैं। और बिल्डोज़र मशीनरी सब जो है वो सरकारी मशीनरी भी उसमें इस्तेमाल हो रही है और वहाँ से उनकी कोशिश है कि ये गोट वाले जो हैं जगह छोड़ जाएं और वहाँ पे बहरिया टाउन जो है वो उसका क्लेम है कि ये ज़मीन उनकी है। तो सर ये बताइएगा कि ये जब खबर छपी थी, ऑब्वियसली उसके बाद कहा जा रहा है कि ऑफिसर्स को मुअत्तल भी किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी नोटिस लिया इस मामले का। तो क्या अब हम कोई उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो, जैसे आप कह रहे हैं कि 7 में से अब सिर्फ 2-3 गोट बच गए हैं, बाकी सब
कि कोई उम्मीद है कि ये बच जाएंगे, या यू थिंक कि सिर्फ मीडिया टेंशन की वजह से थोड़ा सा इस वक्त मामला चल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये है कि इस वक्त जो है वो सिनेरियो ये है कि माजी में भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए हैं, और इससे पहले ये होता रहा है, वो जो हुआ करता था वो स्टेट वायलेंस हुआ करता था कि सरकारी इदारे मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ज़मीन वागजार करने के नाम पर, बावजूद इसके कि उन्होंने लीज दी हुई होती थी, और ये सिलसिले साल से जारी हैं। कराची अर्बन लैब ने इस पर तकरीबन पिछले 2.5 साल इस पर एक एक्सटेंसिव काम किया है। अगर आप कराची अर्बन लैब की वेबसाइट पर जाकर देखें तो हमारी इस पर एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट मौजूद है, दैट इज अबाउट द लैंड गवर्नेंस एंड जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अर्बन पाकिस्तान। उसमें मुख्तलिफ तरह के वाकयात को जो है वो हमने तकरीबन पिछले 20 साल के मवाद को जो है वो हमने शाया किया कि किस तरह ये वाकयात होते रहे। अब आ जाएं आपके इस सवाल पे, बहरिया टाउन वाले सवाल पर, तो देखें, नासिर हुसैन शाह साहब जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं वो वहाँ गए थे, और हमारे जितने एकेडमिक्स हों, एक्टिविस्ट हों, सबकी उम्मीद बंदी थी कि शायद कोई हौसला अफजा बात आएगी, लेकिन अल्टीमेटली यही हुआ कि कुछ सरकारी एहलकारों को जो है मुअत्तल कर दिया गया, जबकि हमें नजर ये आ रहा था कि शायद इस तरह के बहरिया टाउन की इंतजामिया के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो इस वक्त तक हमें होती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत आपने हमसे बात की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।